हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसे ही यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है उसके बाद बहुत से एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स के हमको मैसेजेस और ईमेल्स आ रही थी जिन्होंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब वो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। और इसी वीडियो में आप आज पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। और आज हमारे साथ हैं जुड़े हुए हैं शहबाज सर, शहबाज अख्तर, जो कि जूनियर रिसर्च फेलो हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। और आज के टॉपिक जो है, हम एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, इसका स्टाइल क्या होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे सर शहबाज सर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शहबाज सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए रिसर्च प्रपोजल की। और बहुत से स्टूडेंट हमको क्वेरी कर रहे थे कि उनको स्टेट में या सेंटर में कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साहिल सरकार, जिसने हमें ये मौका दिया है यहाँ पे बोलने के लिए। और जैसे सर बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हम एडमिशन लें, सेंटर में जाएं, स्टेट में, या फिर कोई भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूजीसी अप्रूव्ड हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें एडमिशन के तौर पर, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी पीएचडी को एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को है जो है प्रेफरेंस देंगे। उससे क्या होता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, जहाँ पर आप जेआरएफ हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको जो है तुरंत जो एडमिशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी आती है, और उसके बाद जो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो होती है, काफ़ी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है जो पीएचडी करवाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर जाएं। अगर सेंटर में अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ आप ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कुछ समय के लिए यूजीसी के लिस्ट में रहती हैं और कुछ समय बाद वो निकल भी जाती है, तो उसमें आपको जो है परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखते हैं कि जब जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का नोटिफिकेशन निकलता है, जो भी फेलोशिप वाले हैं, जेआरएफ है, कोई भी फेलोशिप है, वो जो कि एंट्रेंस टेस्ट है उससे एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको टेस्ट देना नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि रिसर्च प्रपोजल जो हमको सबमिट करना पड़ता है, ये रिसर्च प्रपोजल क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है, क्योंकि सर आजकल किसी बच्चों को रिसर्च प्रपोजल का नहीं पता होता कि वो कैसे बनाया जाए, क्या उसका पैटर्न हो, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाए और वो क्यों बनाया जाता है। रिसर्च प्रपोजल एक बहुत बड़ी चीज है, एक वो आईना है। जिस तरीके से कोई जॉब के अंदर हम जॉब जाते हैं, वहाँ पे हम एक रिज्यूम देते हैं, अपना रिज्यूमे देते हैं, सीवी देते हैं। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई भी हमें हायर नहीं करेगा। इसी तरीके से जब हम पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं तो प्रपोजल जो होता है, रिसर्च प्रपोजल जो होता है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो इसका जो एक अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है, और इस तरीके के इसके पैटर्न को फॉलो करना भी इसी तरीके से जरूरी है। तो मैं बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को सबसे पहले ये बताऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल क्या चीज़ है, क्या चीज़ होती है। तो डॉक्टर साहब, रिसर्च प्रपोजल का एक सिंपल सी बात है, एक प्रस्तावना है। हिंदी में बात करें, मेरे कुछ फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में से भी होंगे, तो एक प्रस्तावना होती है जिसका उद्देश्य ये होता है कि हम क्या रिसर्च करने वाले हैं। कह सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल एक पैटर्न है, हमारा ब्लूप्रिंट है कि हम क्या करना चाहेंगे, क्या रिसर्च में, क्या रिसर्च के अंदर क्या करना चाहते हैं, कि वो स्ट्रक्चरल एक पैटर्न होगा जिसमें हम बताएंगे काउंसलिंग में कि हम ये करना चाहते हैं और ये हमारा प्लान है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी वर्ड लिमिट्स की, तो क्या वर्ड लिमिट्स होती है? सर, अगर वर्ड लिमिट्स की बात करें, सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। हर यूनिवर्सिटी की अलग लिमिट्स होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां जो है 2500 वर्ड्स को यूज करती है, कुछ लोग यूनिवर्सिटी 5000 तक चली जाती है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा असली ये है कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे तैयार किया जाए, क्या आप उन वर्ड्स के अंदर, जो भी आप 2-2,500 वर्ड्स ले रहे हो,
क्या उन वर्ड्स के अंदर आप अपनी बात की जो क्लैरिटी रख पा रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो या करना चाहते हो, वो उसके अंदर आप पूरा उद्देश्य कर पा रहे हो? ये चीज जो है असली मैटर है, उसको उसके अंदर वर्ड्स के अंदर उसको पिरोना आना जरूरी चाहिए। सर जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ जैसे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात करें तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह एशियन मिडीवल मॉडर्न किस पार्ट पर पीएचडी करें, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो है एक स्पेशलाइजेशन का बात है, एक सवाल है कि कुछ बच्चों के इंटरेस्ट की बात होती है कि जैसे कुछ बच्चे जो है एशियंस में करना चाहते हैं, कोई मेडिवल में, कोई मॉडर्न से करना चाहता है, ठीक है। तो आजकल के अंदर जो टाइम है, जो इस समय है, जो मॉडर्न को ज़्यादा प्रेफर दी जा रही है। क्यों किया जा रहा है प्रेफर ज़्यादा? क्योंकि जो मॉडर्न के जो हमारे पास सोर्स है, जितने भी फैक्ट्स हमें जो मिलते हैं और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश है, उसमें जो हमें सोर्स मिलने बहुत आसान हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जी। और एशियन और हम मेडिवल की बात करें, उसमें जो फारसी अरबी जो लैंग्वेज है मेडिवल की, जो संस्कृत या प्राकृत लैंग्वेज है, वो प्राइमरी सोर्सेस बोलते हैं, उसके अंदर जो है एक स्कॉलर्स को, एक रिसर्च स्कॉलर को पढ़ने में, उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है जी। ठीक है, चलो ये तो बात अलग है। लेकिन जो इंटरेस्ट है स्कॉलर का, जो इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं एशियन में करना चाहता हूँ या मेडिवल में, वो उसके इंटरेस्ट पर जो है वेरी करता है कि वो चाहता है कि मैं मेडिवल पे करूँ। तो आप देखिए जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर उससे जुड़ी हुई फैकल्टी है या नहीं है। ना, ये भी जरूरी। अगर आपने फॉर्म भर दिया किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की ही फैकल्टी है, वहाँ पे कोई आपको गाइड ही नहीं है, कोई सुपरवाइजर ही नहीं है, और आप वहाँ जा रहे हैं, आपने रख दिया कि ये लो जी हम तो अकबर में करना चाह रहे हैं, हम तो तुगलक पे करना चाह रहे हैं, अब वहाँ पे फैकल्टी नहीं जी। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को, एक रिसर्च स्कॉलर को ये भी देखना होगा कि उस यूनिवर्सिटी में उससे जुड़ा हुआ, उसके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ वहाँ पर फैकल्टी है, सुपरवाइजर है, तो ही वो वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करे जी, या फिर वो रिसर्च प्रपोजल रखे। तो ये भी एक जो ध्यान में रखने वाली चीज है जी। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें जो ये रिसर्च प्रपोजल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इसका स्ट्रक्चर जो है ये एक सीखने वाली चीज है, क्योंकि हम जा रहे हैं रिसर्च सेक्टर की जी। अब हमने करनी है रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्च करेगा वो इस चीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके पैटर्न में सबसे पहले आप बच्चों फॉलो जो करते हैं, सबसे पहले टाइटल को जो है ज्यादा भूमिका दी जाती है। मतलब टाइटल से क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या होगा। टाइटल से आप अपनी बात को क्लियर करेंगे। टाइटल जो है ज्यादा लंबा ना हो और ज्यादा छोटा भी ना हो। तो इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट होगा हमारे रिसर्च प्रपोजल का, वो क्या होगा सर? तो सेकंड जो पार्ट आता है, टाइटल के बाद हम लिखते हैं हमारा रिसर्च का बैकग्राउंड। आप इसको कह सकते हैं इंट्रो या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड को फॉलो करेंगे। भाई बैकग्राउंड में हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या चीजें थी और फ्यूचर में क्या चीजें होगी, और प्रेजेंट में हमारे बीच में जो सिनेरियो है, जो हमारा प्रेजेंट है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो जो सारी चीजें हैं हमें टॉपिक के अंदर लिखने हो। जी बिल्कुल सर, ये हो गया, 2 स्टेप्स हो गए। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो क्या हो सकता है? तीसरा स्टेप जो आता है हमारा, वो आता है लिटरेचर रिव्यू। ये एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि प्रपोजल के अंदर जो हमारा टॉपिक है जी, वो हमने कहाँ से लिया है, मतलब कैसे आइडिया है। क्योंकि कोई ना कोई रिसर्च जिस टॉपिक पे हो रही है, वो कुछ ना कुछ ऐसे गैप छोड़ देता है जिसकी वजह से वो चीज दोबारा करनी पड़ती है। हम एग्जांपल लेते हैं, एस्पेक्ट उसका रह जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक बल्ब जो एक रोशनी देता है, बल्ब आप जानते हो, वो देख लीजिए। वो जब एडिशन ने उसका आविष्कार कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूर्ण हो गया जी। उस पर रिसर्च की गई तो क्या बना? ट्यूबलाइट बनी। ट्यूबलाइट बनी है वही चीज, लेकिन रिसर्च होके एक नया परिणाम सामने आया। इसीलिए हम रिसर्च बोलते हैं, दोबारा रिसर्च करना। जी। अगर फिर ट्यूबलाइट की बात खत्म नहीं हुई, ट्यूबलाइट पे फिर रिसर्च की गई, फिर क्या बने? एलईडी बल्ब आए जी। तो इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसको दोबारा जो है रिसर्च किया जाता है जी। तो रिसर्च टॉपिक जब आप सिलेक्ट करते हो, तो ये भी देखें कि उस पे
किस किस एस्पेक्ट पे जो काम हो चुका है और कौन से पे काम तो ये रह सर गया हम है। कैसे देख सकते हैं, इसके लिए कोई सोर्सेस या हाँ, कोई साइट्स वगैरह? सोर्स बहुत सारी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं तो न्यू कमर्स जो नए पीएचडी के जी। अंदर इनरोल हुए हैं उनको मैं यही कहूंगा कि वो शोध गंगा पे जरूर विजिट जी करें। जी, ये क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है। गवर्नमेंट की साइट है, वहां पे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रपोजल है, सिनॉप्सिस है, फिर पीएचडी की डेजिग्नेशन जी, थीसिस जी, वगैरह जी। वहां पे मिल जाएगी आपको, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा जी। कि हम क्या रिसर्च करने जा रहे हैं और किस तरीके से वो और इस रिसर्च पे काम हुआ काम है हुआ या है नहीं, या नहीं हुआ है। अगर तो हुआ ये- है तो किस एस्पेक्ट पे हाँ, हुआ है। हाँ। जी तो ये जो चीजें सबसे अच्छी वेबसाइट है। सभी बच्चे जो चाहते हैं कि हमने रिसर्च करनी, तो सबसे पहले शोध गंगा पर जाकर जी। अपने टॉपिक को जो एक्सप्लोर करें, देखें क्या चीज से उससे जुड़ी हुई है, क्या रिसर्च इस पे हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। जी। सबसे बहुत बेहतरीन एक तरीका है ये जी वेबसाइट का। सर, इसके बाद जो कह सकते हैं कि हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, जी, जी। हमने अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है हमारा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो रखेंगे वो करेंगे रिसर्च डिजाइन। डिजाइन रिसर्च डिजाइन का कहने का मतलब है आप इसको आप मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। मतलब किस टेक्निक से या हाँ। किस तरीके से हम उसको रिसर्च हम करेंगे। उसके अंदर मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे, कौन कौन सी इसके अंदर हम टिक्स लगाएंगे, कौन कौन से टूल्स का यूज करेंगे, हम इंटरव्यू के अंदर जाएंगे एफेक्टिव और मतलब क्वालिटेटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कौन सी रिसर्च करेंगे, किस तरीके की ये लेबोरेटरी वर्क है या फील्ड वर्क है, जी। या फिर हम आर्काइव जाएंगे या फिर हम लोगों से इंटरव्यू लेंगे। ये सारी जो जितनी चीजें ये रिसर्च डिजाइन का हिस्सा या है। रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी हम रिसर्च ठीक है। डिजाइन और मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो सारी जो चीजें हैं हम उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे हमारी मेथोडोलॉजी के ठीक अंदर। है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, डिजाइन हो गया, उसके बाद उसके बाद हम रिसर्च गैप का गैप बताएंगे। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि हाँ। वो जैसे कि हमने शोध गंगा से देखा या अदर साइट्स हैं जी, जहाँ पे हम जी। जर्नल्स देख सकते हैं, रिसर्च बिल्कुल। पेपर्स देख सकते हैं। उसको देखने के बाद अपने टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या हुआ है या क्या नहीं क्या- हुआ है, क्या रह क्या गया क्या रह गया है, गैप कौन से क्या है। एस्पेक्ट जी, रह जी। गए हैं, उसको हम तो रिसर्च वो गैप में डालेंगे। रिसर्च गैप के अंदर हम लोग ठीक है। बताएंगे कि हमारा ये टॉपिक है, पहले इस पर ये काम हुआ है, जी। अब हम ये काम करेंगे क्योंकि ये जो एस्पेक्ट्स है वो रह गए हैं। रह गए हैं। जी, ये बिल्कुल। जो गैप इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो जो चीज है उसके अंदर हम ऐड हो गया। करेंगे। सर रिसर्च गैप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, हमारे उद्देश्य क्या है, मतलब जो हम रिसर्च करना चाहते हैं हाँ। उसका फायदा क्या हाँ। होगा या स्कोप क्या है, स्कोप क्या या- है, ये क्लियर होता है यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूट को, कि स्टूडेंट ने जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव रखे हैं जो कि हमारे आने वाले टाइम के लिए या हमारे या मतलब सोसाइटी के क्या कंट्रीब्यूट रहेगा। contribute रहेगा, जी, जी। जो भी है आपकी रिसर्च के अंदर वो चीज होना बहुत जरूरी। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक उसके बगैर आप मान लीजिए कि रिसर्च का कोई बेस ही नहीं, है। जी, ठीक तो है। ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऑब्जेक्टिव को जरूर लिखिएगा। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो फिर, फॉलो करना है। हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सर बहुत से स्टूडेंट का हमको मैसेज आया था जी। कि ये हाइपोथेसिस क्या है, वो इसको मतलब समझ नहीं पा रहे थे। हाइपोथेसिस आप जनरली इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक छोटा कंक्लूजन है। कंक्लूजन यानी जो आप चाह रहे हो, जी, जो आप रिसर्च निकालना चाह रहे हो, मतलब आउटकम क्या हाँ, निकलेगा। ठीक है। आउटकम क्या निकलेंगे, निकले हैं नहीं, निकलेंगे। इन फ्यूचर। आपके लिटरेचर हाँ। रिव्यू से या जो आपने स्टडी जो की आपने प्रेजेंट स्टडी की है आपको लगता है कैसा होगा, तो वो चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस के बाद जो हमारा जी। नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होगा सर? हाइपोथेसिस के बाद हम चैप्टराइजेशन करेंगे। ओके, जो हम टॉपिक डिसाइड कर रहे टॉपिक हैं डिसाइड कि कर उसके रहे हैं, चैप्टर्स क्या क्या हो चैप्टर्स सकते हैं। क्या क्या होने वाले हैं। Tentative Tentative chapters chapters होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपका जो सुपरवाइजर है आरडीसी होगी आपकी, तो उस टाइम पे वो थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मतलब हो ऊपर सकता है, चेंज कर change हो सकते सकता है, हैं। क्योंकि एक ठीक है। रिसर्च प्रपोजल है। जी फाइनली सर, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन के बाद जो तो इसके बाद जो टेंटेटिव जो चैप्टराइजेशन है उसके बाद हम लोग जो है बिब्लियोग्राफी का जो है इसके अंदर हम मेंशन करेंगे। बिब्लियोग्राफी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फुटनोट, रेफरेंस, एंड नोट और बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या मतलब कि इसमें अंतर है, बच्चे समझ नहीं पाते। सिंपल सी बात है, जो बिब्लियोग्राफी होती है वो एक क्या चीज होती है, हम उसको कह सकते हैं कि एक ये ग्रंथ सूची है। हिंदी में बात करें तो ग्रंथ सूची है, मतलब जो हमने बुक्स या जो सोर्स हमने यूज की है उसके अंदर हम उसको अंत में, मतलब कि जो रिसर्च है हमारी उसके आखिर के अंदर हम उन ग्रंथ की जो सूची देते हैं। हैं। हाँ,
तो उसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। उस सर ये इसके बारे में जो मेन बातें थी आपने बताई हैं, जी, जी। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो फ्रेंड है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और फ्री का स्टडी मटेरियल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात, जो हमारे शहबाज सर हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर यह बहुत ही अच्छी वीडियो और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और इनकी यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसको भी फॉलो करके अपना प्यार जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।